नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज की खास पेशकश बात मुद्दे की और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। आज के इस कार्यक्रम में हम उठाने जा रहे हैं एक ज्वलंत मुद्दा। जी हां, राजस्थान और आसपास के राज्यों के लगभग 35 लाख लोगों का पैसा कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उलझ गया है, जिसकी अगर कीमत की बात की जाए तो वो 15,000 करोड़ या इससे ज्यादा की है। पिछले कुछ समय से कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोटर्स जो हैं वो जेल में हैं और कुछ के ऊपर अभी जांच जारी है, जिसमें सहकारी समितियों के ऑडिटर्स, वहां के रजिस्ट्रार, एसओजी और पुलिस इत्यादि इत्यादि शामिल हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि क्या जनता को उनकी कमाई का पैसा, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिल पाएगा, क्या लोगों ने जिन्होंने निवेश किया है उन्हें न्याय मिल पाएगा। इन तमाम मुद्दों के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमने सुना है कि आप काफी समय से इस मिशन पर लगे हुए हैं, तो कितना समय हो गया और क्यों आप इस मिशन पर लगे हैं? चूँकि मैं पेशे से एक वकील हूँ और आए दिन लोग इस संपर्क में मेरे पास आते रहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जिन्होंने कण कण जोड़कर अपना पैसा सोसाइटी के अंदर जमा कराया है, और आज जब इस अवस्था ये हो गई कि लंबे समय से सोसाइटियों का फंसा हुआ पैसा इनको नहीं मिल पा रहा है, तो आए दिन लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, लोग संपर्क करते जा रहे हैं और लोग इस पीड़ा में है कि इस मामले में कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिए। तो इस मुद्दे के अंदर जब हमको लग रहा है कि वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि यदि सरकार चाहे और बड़ी विश्वसनीयता के साथ अच्छे तरीके से काम किया जाए तो पब्लिक को उनका पैसा दिलाया जा सकता है। इसलिए मेरा एक प्रयास है कि इस माध्यम से आवाज़ उठाई जाए ताकि इन सोसाइटियों से आम जनता जो निवेशक है उनको राशि दिलाई जा सके। आप सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताएं कि ये सोसाइटीज क्या होती हैं। एक्चुअली सोसाइटीज जो है वो मैं आपको बताऊं, चाहे वो मल्टी स्टेट सोसाइटी हो या राज्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हो, सोसाइटी का मतलब एक ही होता है कि किसी भी सोसाइटी के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं और 3 अंग में सबसे पहले होते हैं वो लोग जो कि सोसाइटियों के अंदर राशि जमा कराते हैं, दूसरे वो लोग जो ये राशि होती है उनको लोन के रूप में लेते हैं, और तीसरे होते हैं सोसाइटी के संचालक मंडल जो कि संपूर्ण सोसाइटी की जो कार्यप्रणाली है उसका संचालन करते हैं। इन 3 अंगों से सोसाइटी चलती है और ये सहकार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आजादी से पहले से भारत देश में सहकार का अस्तित्व चलता आ रहा आज तक। आप हमें बताएं कि वर्तमान में सोसाइटियों के संदर्भ में क्या चल रहा है और आम जनता और देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने एक बात उठाई थी और आपने बताया था कि 35 लाख लोग जो है सदस्य निवेशक संपूर्ण देश के अंदर परेशान है, जिनका 15 करोड़ से ऊपर की राशि जो है वो उलझ गई है, आज उनको डूबती सी नजर आ रही है। इस मामले में ये हो गया है कि संपूर्ण देश के अंदर सहकार का अस्तित्व डूबता हुआ नजर आ रहा है और इस डूबते हुए असर के साथ ऐसा लगता है कि सहकार खत्म ही हो जाएगा, और अगर समय रहते अगर लोगों को उनकी राशि नहीं मिलती है तो देश में आर्थिक नुकसान तो बहुत बड़ा पब्लिक को उठाना ही उठाना है, लेकिन कई तरीके से जनधन की हानि अलग से होनी है। आपने बात की सहकार की। सहकार और सरकार का जो उद्देश्य है उसको आज के परिवेश में कैसे पूरा किया जाए? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि सरकार का जो सहकार का उद्देश्य है, सहकार का उद्देश्य ये होता है कि कई प्रकार की वित्तीय संस्था है, कई सोसाइटियां हैं, लेकिन कोई बैंक जाकर व्यक्तियों के घर घर ढानी जाकर उनसे 10-10 रुपए कलेक्शन नहीं कर सकता है। तो सहकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि जहां बैंकिंग सेक्टर नहीं है वहां ये सोसाइटियां लोगों से छोटी छोटी जमाएं ले और उन छोटी छोटी जमाओं के आधार पे उन लोगों को जिनको कि बैंक और दूसरे कोई वित्तीय संस्थान जो इनको लोन नहीं देते हैं उनको ये छोटे छोटे लोन दे। आज मैं जाहिर से आपसे एक बात कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर गांव से उठ के किसी बैंक में लोन लेने जाता है तो जाहिर सी बात है उसे 50 डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाती है और उसकी जो डिमांड होती है वो फुलफिल नहीं होती है। आज हमारे शहर की बात करें, कई छुटकर सब्जी व्यापारी, ठेला व्यापारी, मजदूर, रिक्शा चालक ऐसे लोग हैं जो इन सोसाइटीज के माध्यम से कण कण करके एक बहुत बड़ा अमाउंट वो बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पर लोन के माध्यम से आपस में उनका काम भी निकलता है। तो सहकार एक बहुत बड़ा उद्देश्य सहकार का, जिस पर एक अभिशाप लग चुका है वर्तमान में। पूर्व में भी कई सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो बंद हो चुकी हैं, और क्या उनमें निवेशकों को पैसा मिला, और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जहां तक सोसाइटी और कंपनीज की बात करते हैं तो आज संपूर्ण भारत में करीब 10,000 से अधिक सोसाइटियां हैं। तो जाहिर सी बात है जब बड़े बड़े बैंक जब अपना अस्तित्व खो देते हैं तो वहां 10,000 से अधिक सोसाइटी में अगर 100 से 120 सोसाइटियों के खिलाफ किसी प्रकार के डूबने की बात आती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक आपने ये कहा कि राशि मिलने और नहीं मिलने का सवाल है, तो अपने क्षेत्र उदयपुर से भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव का मैटर
मैटर जो है वो 2014 में उनका कुछ गबन का मामला उठा था, करीब 250 से 300 करोड़ का मैटर था। उस मैटर में लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। हाल ही की बात करें तो करीब 20 से 25 सालों पहले गोल्डन फॉरेस्ट करके कंपनी चली थी, जिस समय मैं एक गोल्ड के हिसाब से कहूंगा, गोल्ड का भाव उस समय 5 से 6 हजार रुपया हुआ करता था, और उस समय उस औसत से किसी ने अगर 5,000 के आसपास की राशि जमा कराई तो उन लोगों को 20 से 25 साल बाद आज 5,000 की जगह 3,500 तक की राशि का ही भुगतान हुआ, वो भी 25 साल बाद। तो अगर देखा जाए तो कोई कंपनी अगर डूबी है और उनको समय पर नहीं संभाला गया है तो पब्लिक के हाथ खाली ही रहे। क्या क्या कारण है किसी कंपनी के डूब जाने के? बहुत से कारण होते हैं एक्चुअली, सोसाइटियों के कंपनियों के ऊपर डूबने के बहुत सी बातें रहती है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटियों में ये रहता है कि सोसाइटी केवल अपने सदस्यों को ही लोन दे सकती है, वो सदस्यों के अलावा नहीं दे सकती है। और अगर वो सदस्यों को लोन देती है तो जमाई भी सदस्यों से ले रही है, लेकिन वो जो लोन राशि वो उनको दे देती है, उसकी जो रिकवरी मैकेनिज्म है, वो नहीं हो पाता। वसूली के जो अधिकार है वो सोसाइटियों के पास पर्याप्त नहीं है। यानी कि आज की तारीख में अगर मैं आपको बात करूं, कोई सोसाइटी जमाए तो ले रही है, लेकिन वो जो मार्केट में अपने लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उनके पास वो पावर नहीं है कि जिनके आधार पे वो लोन वसूली कर सके। तो सबसे बड़ा कारण यही है। और अगर मैं न्यायालय की बात करूं कि न्यायालय में अगर किसी वसूली की बात किए जाते हैं तो 5-5, 10-10 साल पेंडिंग रहते हैं। इस अवस्था में बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि ऋणों की वसूली नहीं हो पा रही है। तो सरकार को इसको लेकर क्या कानून बनाने की आवश्यकता है, और कुछ कानून है अगर तो वो क्या है, उनमें क्या संशोधन करने की आवश्यकता है? देखिए, मैं बताऊं कि कंपनीज के मामलों में, बैंकों के मामलों में, सोसाइटी के मामलों में अगर जहां तक एक्ट की बात है तो सोसाइटियों को गौण अधिकार, मैं ये कहूंगा कि अधिकार दिए ही नहीं गए। सोसाइटी में यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है और वो उसको डिफॉल्ट हो जाता है, भुगतान नहीं कर पाता है, न तो उसकी सिविल खराब होती है और न सोसाइटी संचालक को ये अधिकार होता है कि उसकी संपत्ति कुर्क कर सके। ये अधिकार किसी भी डिप्टी रजिस्ट्रार के पास होता है धारा 99 और 100 के अंतर्गत। लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देख लें तो 10,000 सोसाइटियों में आज तक 10,000 अवार्ड तक पारित डीआर ऑफिसर्स द्वारा नहीं किए गए। तो इस अवस्था में मैं आपको ये कहूंगा कि जिस तरह जो विभिन्न प्रकार की बैंकिंग कंपनियां होती है, इनको आईबीसी कानून दिए गए हैं, सरफेसी एक्ट दिए गए हैं, पीएमएल एक्ट दिए गए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दिए गए हैं। तो जब कोई व्यक्ति बैंकों से या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेता है और उनकी राशि का जब भुगतान नहीं होता है, उस अवस्था में जो डिफॉल्टर होता है, उस डिफॉल्टर की संपत्ति को कुर्क, नीलाम, विक्रय करा के राशि की वसूली की जा सकती है। मैं बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपको कि आईबीसी कानून के अंदर वर्ष 2018-19 के अंदर इलेक्ट्रो स्टील, भूषण स्टील और एमटेक ऑटो जैसी कंपनी है, 70,000 करोड़ रुपयों की वसूली हुई, जिसमें कि ये जो सोसाइटियां है वो उनके समक्ष कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास वो पावर नहीं है कि वो उसको अप्लाई करके वो लोनों की वसूली कर पाए। हमने आपसे अभी कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कि कुछ ऐसे प्रमोटर्स हैं जो जेल में हैं, तो क्या उन्हें बाहर निकाल दिया जाए या ऐसी कोई चीज़ की जाए जिससे लोगों को पैसा मिल सके, क्योंकि लोगों का सोसाइटीज़ के ऊपर से विश्वास लगभग खत्म हो चुका है। तो कैसे लोग इस पर फिर से विश्वास करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस मैटर में मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे कहा कि सोसाइटी के प्रमोटर्स को उठा के जेल में डाल दिया है, यकीनन सी बात है कि सोसाइटी के प्रमोटर्स और संचालक मंडल को ही इतनी जानकारी है कि हमने कहां कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से हमने खरीद रखी है, किस रूप से हमने निवेश कर रखा है, किस रूप से हमने लोगों को लोन दे रखे हैं। तो उन लोन्स की जो रिकवरी है, जिस तरीके से संचालक मंडल कर सकता है, कोई दूसरा लिक्विडेटर नहीं कर सकता है, न कोई सरकार कर सकती है। इस अवस्था में यदि वो लोग सशर्त बाहर आते हैं, और वो सशर्त बात ये रहेगी कि मान लो अभी जेल के अंदर है, उनको सशर्त जमानत दी जाती है कि भाई आप बाहर जाए, पब्लिक का पैसा लौटाए, इसके लिए आप भारत से बाहर नहीं जाएंगे, और आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनसे वसूली करने के लिए आपको हम सक्षम अधिकार दे रहे हैं। सक्षम अधिकार के साथ सरकारी अधिकारी आपके साथ लगे हुए हैं, और आपकी प्राथमिकता एक ही रहनी चाहिए कि लोगों से ऋणों की वसूली करके, संपत्तियों को आप विक्रय करके उस राशि को निवेशकों तक पहुंचाए, और ये सब सरकार की देखरेख में होगा। अगर इस मामले में अगर इन लोगों को बाहर निकाल के लाया जाए तो यकीनन पैसा आएगा। मैं इस बात को थोड़ी सी लंबी करते हुए आपको यह कहूंगा कि फिलहाल आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मुद्दा उठा हुआ है, मैं पिछले 1 महीने से इनकी फाइलों पर स्टडी कर रहा हूं। विश्व की सबसे प्रसिद्ध वैल्यूअर कंपनी है JLL, जिसने की आदर्श की संपूर्ण जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं 10,022 करोड़ का
उन्होंने आकलन किया है कि इतनी संपत्ति के प्रोजेक्ट आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है। जितना मुद्दा उठता जा रहा है कि 14,800 करोड़ के आसपास है, वो उनको मैच्योरिटी देनी है, लेकिन वो राशि आज नहीं आ गई है। किसी की मैच्योरिटी 2021 के अंदर है, किसी की 22 के अंदर है, किसी की 24 के अंदर है। जहां तक मैंने जानकारी ली, करीब 8.5 करोड़ के आसपास की राशि इनको चुकानी है, 8,500 करोड़ की राशि चुकानी है, और 10,022 करोड़ की जब इनके पास वैल्यू और संपत्तियां दिखाई जा रही है, तो मेरे भी मन में इस बात को लेकर डाउट हुआ कि क्या वास्तव में इतनी संपत्तियां हैं। तो इस संदर्भ में मैंने जब रिपोर्ट को देखा तो अपने ही उदयपुर शहर के अपन लेक्सिटी मॉल की बात करते हैं, जाहिर सी बात है उसमें 450 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू दिखाई गई है। हर आम व्यक्ति मानता है कि उसकी कीमत होगी। तो इतनी संपत्तियां इनके पास है, तो सरकार अगर इनको ये अधिकार देती है और ये बाहर निकलते हैं, जिन लोगों को इन्होंने लोन दे रखे रिकवरी करते हैं, तो पब्लिक की मूल राशि किसी भी रूप में लौटाई जा सकती है। उन लोगों से रिकवरी करने के क्या कानून बनाने चाहिए और किस तरह से उन पे लगाम कसनी चाहिए? उन लोगों से रिकवरी करने के लिए वही बात है कि रिकवरी मैकेनिज्म जो है वो इन सोसाइटी के प्रमोटर संचालक मंडल के हाथ में देना चाहिए। अगर उनको बाहर निकाल कर भी हम पुरानी सोसाइटियों के जो कानून बने हुए हैं, राजस्थान सहकारी अधिनियम और मल्टी स्टेट के जो कानून बने हुए हैं, अगर उनके ढर्रों पर हम चलते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कारण है कि 9900 की कार्रवाई के अंदर इतना मामला हो नहीं सकता है। फिलहाल तो रजिस्ट्रार जयपुर, सेंट्रल रजिस्ट्रार और यहाँ तक कि सरकार खुद चाहती है कि सोसाइटियों के कानूनों में संशोधन हो। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे पर्याप्त हमने जो स्टडी करके सोचा है और उसको आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि सरफेसी, आईबीसी, पीएमएल और रेगुलेशन जैसे एक्ट वास्तव में बनाए जाए और इनके हाथ में पावर दिया जाए कि आप तुरंत इन प्रभावों के साथ काम करते हुए इन संपत्ति से आप ऋणों की वसूली कर सकते हैं, इनको विक्रय कर सकते हैं। तो यकीनन मेरा मानना है कि 90 दिन के अंदर लोगों को उनकी निवेश राशि का भुगतान किया जा सकता है। आप एक एडवोकेट हैं और आपने जैसा कि अभी कहा कि अगर हम पुराने कानून के ढर्रों पर चलेंगे तो कभी न्याय लोगों को नहीं मिल सकेगा। तो कानून में ऐसे क्या बदलाव करने की आवश्यकता है जिससे लोगों को न्याय मिल सके? वो बदलाव क्या है? देखिए, रीजन ये है कि हमारा जो सहकारी सोसाइटी एक्ट है उसमें हर चीज के लिए प्रोविजन किए गए, लेकिन ऋणों की वसूली के लिए प्रोविजन नहीं किए गए। समय के आधार पे एनबीएफसी कंपनियों के एक्ट में चेंजेस हुए, बैंकिंग के एक्ट में चेंजेस हुए। एक बात कहूंगा मैं आपको कि आपने सुना होगा कि आईसीआईसी बैंक का जो घोटाला हुआ, पीएनबी के घोटाले हुए, सिंडिकेट के मामले उदयपुर में हमारे सामने आए, लेकिन कहीं पर भी बैंकों को ताला नहीं लगा दिया गया। जो गबन के आरोपी थे उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की गई, लेकिन बैंक का संचालक मंडल आज भी काम कर रहा है और उसमें जिस व्यक्ति का राशि निवेश है वो पूर्णतः अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब भी किसी सोसाइटी के ऊपर अनियमितता का कोई आरोप सिद्ध होता है तो उसके प्रमोटर्स को कोई नोटिस जारी करके उसको संभलने का वक्त नहीं दिया जाता, और संभलने का वक्त नहीं दिया जाता तो उसे ये कहा जाता है भाई वसूली करके पहले आप लोगों को राशि जमा कराओ या उनका नियंत्रण अपने हाथ में लो। उनके द्वारा डायरेक्ट अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, ताले लगा दिए जाते हैं, लोगों के मन में अविश्वास आ जाता है। और एक बहुत सी बड़ी बात है, जब इस तरह के माहौल चल रहे हैं, इस तरह के माहौल में जब इंसान घबराया हुआ है और हर व्यक्ति जब ये चाहता है कि सारा पैसा निकाल लो, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी बैंक बंद हो जाएगी। तो कानून में बदलाव की जहां तक जरूरत है, मैं कह रहा हूं कि आईबीसी, सरफेक्सी, पीएमएल और ऐसा एक्ट बनने चाहिए कि कम से कम जब किसी सोसाइटी के प्रमोटर पर कोई कार्रवाई होती है या कोई अनियमितता का आरोप है तो सोसाइटी पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सोसाइटी अनवरत कार्य करे, उसका मंडल चेंज कर लिया जाए, बोर्ड चेंज कर दिया जाए। किसी भी सोसाइटी में शुरुआत में ही जैसे अनियमितता आ रही है तो उस दौरान क्या किया जाए, उससे कैसे निपटा जाए? देखिए, सोसाइटी में जब कोई अनियमितता आती है तो धारा 54 के अंतर्गत उसकी जांच की जाती है, और धारा 54 के अंदर जब जांच करने के बाद ये प्रमाणित होता है कि सोसाइटी में अनियमितता वास्तव में सही है, तो उस मैटर में उसमें जो आगे का प्रोसेस होता है कि सोसाइटी को ये वाइंड अप करना या इस तरह की जो बातें सोची जाती है, तो वहाँ हमारा यही रहेगा कि जब किसी सोसाइटी पर अनियमितता का आरोप है तो वहाँ सरकार का ये दायित्व बनता है, रजिस्ट्रार विभाग का ये दायित्व बनता है कि लोगों को उनकी निवेश राशि का भुगतान कराए। ये प्राथमिकता रहनी चाहिए। आपने धारा 54 की बात की, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि धारा 54 है क्या? धारा 54 में एक्चुअली लेखा परीक्षा होती है। लेखा परीक्षा में जब कभी किसी सोसाइटी पे अनियमितता का आरोप पाया जाता है तो उसमें लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान है और लेखा परीक्षा में सारी चीजें क्लियर होती है इस मैटर में। अच्छा, आजकल अनरेगुलेटेड बिल की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या ये बिल सोसाइटियों के जमाए लेने पर
पाबंदी लगाती है? इस मामले में मैं कहूँगा कि अनरेगुलेटेड बिल जो है वो सोसाइटियों पे लागू नहीं है। अनरेगुलेटेड बिल जो है वो कई बार अखबारों में भी ये बात आ रही है कि अनरेगुलेटेड बिल इन पे लागू है या चिट फंड कंपनियां वगैरह जो भी है। इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि अनरेगुलेटेड बिल के अंदर सोसाइटियों को जमाई लेने पर पाबंदी नहीं है। एक्ट के अंदर सोसाइटियों को अपने सदस्यों से जमाई लेने के लिए स्वीकृत कर रखा है और वो ले सकते हैं। किसी बोर्ड या कर्मचारी के मेंबर के द्वारा कुछ गलत काम करने पर सोसाइटी को बंद करना सही रास्ता है? जी नहीं, बिल्कुल। अगर किसी कर्मचारी द्वारा कोई गलत कार्य किया गया है या गबन के कोई आरोप सिद्ध होते हैं, उस अवस्था में सहकार को चाहिए कि उसका बोर्ड चेंज करे। और बोर्ड चेंज करने के बाद, जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ, कि उनका एक ही इंटेंशन होना चाहिए कि पब्लिक को पेमेंट रिफंड कराए, जिन निवेशक है उनको पेमेंट मिल जाए। आपकी नज़र से जानना चाहेंगे कि क्या सोसाइटीज़ जो हैं वो चिट फंड के अंतर्गत आती हैं, उनकी श्रेणी में आती है? देखिए, कानून बहुत ही विस्तृत है। इस मामले में जितनी चर्चा की जाए कम है। लेकिन जब सहकार का जो सिद्धांत है सब एक के लिए और एक सबके लिए, और जो इस सिद्धांत पे काम करने वाली जो संस्थाएं होती है जो कि सहकार से रजिस्टर्ड होती है और सदस्यों के मध्य लेन देन करती है, वो चिट फंड की परिभाषा में मेरे अकॉर्डिंग नहीं आती है। जी, आज हमारे चैनल के माध्यम से, मुद्दे की बात के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आम जनता तक, लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं आम जनता तक आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आज की तारीख में हर व्यक्ति एक ही चीज पे पड़ा हुआ है कि मुझे मेरी जमा राशि कैसे मिलेगी। और हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर किसी कंपनी पर लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो राशि जल्द मिल जाएगी। लिक्विडेटर के मामले में मैं एक बात कहूंगा कि जब उदयपुर में भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला हुआ था, करीब 250 से 300 करोड़ का मैटर था। अब उन 250 से 300 करोड़ के मैटर में 68 करोड़ के लोन बांटे गए थे। इन 5 साल बीत चुके हैं, लिक्विडेटर की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन वो 68 करोड़ के लोन 1 अरब की राशि पार कर चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने उस ऋण की राशि को जमा नहीं कराया। चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सोसाइटी अस्तित्व में आए नहीं, क्योंकि उन्होंने सोसाइटियों से लाखों रुपए के ऋण ले रखे हैं, और अगर सोसाइटी अस्तित्व में नहीं आती है तो उनको बाकायदा फायदा होगा, इसीलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि सोसाइटियां चले। तो आपके चैनल के माध्यम से आम जनता के सामने मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो निवेशक है इस मामले को एक जन आंदोलन के रूप में खड़े करें, और एक कानूनी बदलाव की जरूरत है। सरकार को भी यही कहना चाहूंगा कि कुछ अच्छे एक्ट ऋण की वसूली के लिए लागू किए जाए और वो अधिकार दिए जाए जो बैंकों और कंपनियों को दिए गए। साथ ही मुद्दे की बात ये कहूंगा कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या और भी कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनका जो प्रमोटर मंडल जो अंदर बैठा हुआ है, उनको सशर्त बाहर आकर जो नियमानुसार सोसाइटियां चल रही है उनसे कुछ विधिक प्रतिनिधि बना लेकर एक समिति का गठन किया जाए और लोगों को निवेश राशि दिलाई जाए, और संभव है यदि कानून में सुधार करके आवश्यक कदम उठाए जाए तो जनता को उनकी जमा राशि बहुत जल्दी मिल सकती है। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट नरेंद्र जोशी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह 35 लाख लोगों के जिन्होंने निवेश किया है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, उनकी गाड़ी कमाई का, उनकी मेहनत की कमाई का दुरुपयोग करने का हक ना तो प्रमोटर्स को है और ना ही उन ऋणियों को जिन्होंने वहां से ऋण लिया है और आज ऐश कर रहे हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, फिर रूबरू होंगे आपसे कुछ अलग मुद्दे को लेकर। इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा और पूरी न्यूज़ टीम को नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।